हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में एक बार फिर हम लेके हाजिर हैं क्लास 4th की एसएसटी की जो बुक है हमारा भारत। ठीक, अब तक हम उसके 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आगे हम जो हमारी सीरीज चल रही है छोटी छोटी लेकिन आगे जो हमारी सीरीज चल रही है मतलब छोटी छोटी किताबें पर बड़ी बातें, जैसा कि हमने देखा अभी लास्ट 3 चैप्टर में। और इसी सीरीज में हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, भारत की नदियां और उनके मैदान। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से मैदान हैं। वो खेलने वाले मैदान नहीं, जो जैसे प्लेग्राउंड होते हैं वो नहीं, किसे मैदान कहते हैं हम इस चैप्टर में ही समझेंगे। और नदियां कौन सी है, कहाँ से निकल रही हैं, ये सारी नदियों के बारे में भी जानकारी हम इसी में पढ़ेंगे और जानेंगे, कुछ सीखेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना कि ये यहाँ तक के क्वेश्चन जैसे कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन लेवल के मतलब एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो इसको ज़्यादा मतलब नॉर्मली मत लेना, थोड़ा सीरियस पढ़ लेना। जैसा कि छोटी क्लासों में होता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नादान होते हैं। तो जो बड़े लोग हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो कोशिश करें, जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करें, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, देखते हैं वहाँ क्या क्या हमें मिलता है। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर। तो आ गए हम अपने चैप्टर पे, भारत की नदियाँ और उनके मैदान। यहाँ से शुरू होगी सारी कहानी। ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे मतलब गौर ना करना कि मतलब स्टोरी है, जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए दिया गया है ना, लेकिन जो मेन पार्ट है वो अंडरलाइन भी करते जाएंगे। इसमें मेन चीज़ें सीखने की कोशिश करना है। ये छोटे बच्चों, जो बड़े लोग देखते हैं, जो बड़ी क्लासों के बच्चे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए कह रहा हूँ। छोटे बच्चे तो वो बुक के साथ में अगर उनके पास है तो बुक में भी देख सकते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोटिस करके रखें और नोट भी बना लें, चाहे अंडरलाइन कर लें। देखो चैप्टर है, गर्मियों की छुट्टियाँ समाप्त होने वाली है। अनु और तनु छुट्टियों का कार्य पूरा कर चुकी हैं। जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है वो अनु और तनु दोनों बहनें हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया। शाम होते ही दोनों टेलीविज़न के पास आकर बैठ जाती हैं। शाम होते जैसे बच्चे कार्टून वार्टून देखने के लिए बैठ जाते हैं, तो कार्टून देखने के लिए। लेकिन अनु के पिताजी आकर चैनल बदल देते हैं। लेकिन जो अनु के पिताजी हैं, पापा हैं, वो आते ही, जैसे अब बड़े लोग हैं वो आते न्यूज़ व्यूज़ सुनने लगते हैं। और भी बच्चे जैसे आप लोग बैठे होते हो, आपको कार्टून पसंद होता है, मूवीज़ देख रहे हो, तो ज़्यादातर बच्चे कार्टून से ही देखते हैं आपकी क्लास के। और जो बड़े लोग हैं तो वो भी अगर कुछ देख रहे हो तो उनके फादर वगैरह आ जाते हैं या कोई भी सीनियर, तो वो इन सब में इंटरेस्ट ना करके वो ज़्यादा क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल ऑन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, और समाचार सुनने लगते हैं। उत्तर भारत की नदियों का पानी लगातार उफान पर, बाढ़ की संभावना है। अब न्यूज़ में क्या था कि उत्तर भारत की, ठीक, नदियों का पानी जो है लगातार उफान पर मतलब ऊपर बढ़ता जा रहा है, स्तर बढ़ता जा रहा है लेवल पर, और बाढ़ की संभावना है। कह रहे कि बाढ़ भी आ सकती है, पानी बढ़ रहा है। अब उत्तर भारत किधर है, जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया था, एक बार फिर चलते मैप। तो हम आ गए अपने मैप पे, इंडिया का मैप है, देख सकते हो आप आराम से इसको, ये रहा। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक, आप आराम से आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा मैप। मैप में तो डायरेक्शन दी है, क्या बोला कि उत्तर का मैप, तो इसको हम डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, नॉर्थ, जैसा कि ये दिया है। यहाँ से मतलब ये सारा नॉर्थ एरिया है, ये ऊपर का ये सारा नॉर्थ एरिया ही हुआ था, ठीक है ना। और मिड से इधर जो नीचे आता है ये साउथ एरिया कहते हैं, और इसे ईस्ट और इसे वेस्ट। तो जो नॉर्थ एरिया है इसमें कह रहा है कि नदियाँ उफान पे हैं और इसमें बाढ़ आने की संभावना है। तो यहाँ समझ सकते हो, अब आ रहा होगा समझ में आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो कहा कि बाढ़ आने की संभावना है। इसी तरह के समाचार दोनों को झकझोर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि 1 महीना पहले ही जो नदियाँ बिल्कुल सूखी थीं अचानक बाढ़ की स्थिति में कैसे बदल गई। कह रहे कि 1 महीने पहले ही उनमें क्या था कि सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन ना अचानक से उसमें कैसे बाढ़ आ गई। जैसे कि गर्मियों में देखते ही हो, जो जुलाई जैसे आती है, बारिश का मौसम शुरू होता है और बाढ़ आना शुरू होता है। दोनों प्रश्नवाचक दृष्टि से पिताजी की ओर देखने लगी।
अब जैसे एकदम सोचने लगी कि मतलब ऐसा क्या है, तो अब वो क्वेश्चन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा है, तो इसके लिए वो अपने पिताजी की तरफ देखने लगी थी। उनकी उत्सुकता को देखते ही उनके पिताजी उन्हें पहाड़ों, नदियों व मैदानों के बारे में बताने लगे। अब वो समझ गए कि इन्हें कुछ पूछना है, तो वो क्या करने लगे, पहाड़ों, नदियों और मैदानों के बारे में बताने लगे। तो क्या बताते हैं, भारत नदियों का देश है। इन नदियों का जन्म पहाड़ों या उच्च भागों में होता है। इनका प्रारंभ बर्फ के पिघले पानी या झरनों से प्राप्त जल से होता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, जैसे जो उत्तर में बताया ना कि यहाँ पे, ठीक, तो ये भारत की हिमालय पर्वतमाला है। पर्वतमाला का अर्थ है बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक आगे पीछे, मतलब माला में जैसे मोती नहीं होते, अब माला हमने कोई बनाई तो उसमें क्या होता है, मोती होते हैं ना ऐसे, और यहाँ से हमने धागा किया तो ये माला बन जाती है, मतलब सारे मोती एक सीक्वेंस में होते हैं, तो इसको हम माला कह देते हैं, पिरो लेते हैं जब। तो पर्वतमाला समझ में आ गई होगी किसे कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है। पर्वतमाला का अर्थ है बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक आगे पीछे, ठीक। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े हैं। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं बहुत ऊंची और बड़ी होती हैं। उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी होती हैं। हिमालय दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, हिम प्लस आलय, जिसको धन कहते हैं, हिम धन आलय। इसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिम मतलब बर्फ़ होती है, बर्फ़ का ये घर है। ये पहाड़ केवल देखने में ही सुंदर नहीं लगते, बल्कि हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं। कह रहे हैं खाली देखने में सुंदर नहीं लगते, हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं, क्योंकि इन पहाड़ों से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से कई नदियाँ निकलती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैप आपके बुक में दे रखा है, नदी का पूरा सिस्टम दे रखा है। यहाँ देखते हैं हम, ये ऊपर से जो जा रही है ये सिंधु नदी है, इधर से होते हुए जा रही है। ये इसकी सहायक ये सिंधु नदी जा रही है, ये इसकी सहायक रावी, ब्यास, तब ये सारी नदियाँ हैं, झेलम। और उसके बाद ये गंगा नदी इधर आती है, यमुना नदी है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, 3 नदियाँ इधर हैं। उसके बाद नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर, और इधर है महानदी, और ये ब्रह्मपुत्रा इधर से होते 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 इधर से घूमते घूमते इधर आती है, फिर इधर से जाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। बाकी और भी नदियाँ हैं। तो ये दिशा जो हमने समझाया था, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ पीछे बॉक्स का छूट रहा था, वहाँ पे चलते हम। पहाड़ के बारे में कहा, पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है, लाइक इस तरीके से, ठीक है ना, तो हम उसको पहाड़ कहते हैं। ये आसपास की भूमि प्लेन है और ये ऊंचा उठा हुआ है, तो इसे हम पहाड़ कहते हैं। ये जो बॉक्स में दिया रहता है इसको पढ़ लिया करो, ये भी इम्पॉर्टेंट हो। अब हिमानी, जैसे कि हिमानी ना आया था, तो हिमानी वर्ड क्या होता है इसमें, देखो हिमालय है ना, तो वहीं से हिमानी मतलब बर्फ़ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं। अब जैसे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है ये पिघल के गिरने लगती है, जब नदियों में बहने लगती है तो उसको जो बहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। अब इन्हें भी जानिए, कहते हैं तो गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा जो है गंगोत्री जिस जगह से निकलती है उसका नाम गंगोत्री है। यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। तो आगे चलते हैं हम। पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से कई नदियों का जन्म होता है। कह रहे पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है उसकी जब पिघलती है तो उससे क्या होता है, कई नदियों का जन्म होता है। जन्म मतलब कई नदियाँ बनती है, क्योंकि पानी बह बह के उसमें जाता है तो इससे नदियाँ बनती हैं। जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, झेलम, ब्रह्मपुत्रा आदि, ये सारी नदियाँ बनती हैं। अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। कह रहे ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से, पहाड़ों से ही आती हैं, लेकिन उनके जैसे कि प्रकृति, उनका जो नेचर है उसके अनुसार ये 2 प्रकार की होती हैं। एक बारहमासी होती है
और दूसरी मौसमी होती है। मौसमी खाने वाली मौसमी नहीं, मतलब मौसम के अनुसार जो चलती है, कहीं खाने वाली मौसमी समझ लो। बारहमासी मतलब जो 12 महीने बहती है, जिसमें 12 महीने पूरा मतलब पूरे साल पानी रहता हो। बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे हैं उसमें पानी रहता ही रहता है, चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो, लेकिन पानी उसमें होगा ही होगा। बारहमासी नदियाँ, जो नदियाँ बर्फ़ वाले पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने के कारण निकलती है और इनमें पूरे साल जल रहता है, इन्हें सदा नीरा नदियाँ या बारहमासी नदियाँ कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज नदियाँ। तो बारहमासी नदियाँ वही हो गई सदा नीरज, जो मतलब 12 महीने इसमें पानी बहता हो, हमेशा जिसमें पानी पाया जाता है वो, जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं गंगा, जमुना, सतलुज नदियाँ आदि। और मौसमी नदियाँ कौन सी होती हैं? जो मौसम के अनुसार जिसमें पानी होता है। जो नदियाँ निकलती तो पहाड़ों से हैं, लेकिन केवल वर्षा ऋतु में ही उनमें जल रहता है, बाकी समय में इसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे चंबल व बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों में क्या होता है? पानी कम होता है। निकलती तो पहाड़ों से ही, लेकिन पानी हमेशा इसमें ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन बरसात के टाइम में जब बारिश होने लगती है तो इसमें पानी बढ़ जाता है। जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो इनकी गति बहाव बहुत तेज़ होती है। जब पहाड़ों से ये आती हैं, नदियाँ ऊपर से आती हैं, तो ये मैदानों में आते वक्त ये क्या होता है? प्लेन एरिया में स्लो हो जाती है पानी, क्योंकि प्लेन पे क्या होता है? बहाव, अगर एक बॉल ऊपर से हम छोड़ेंगे तो यहाँ स्पीड से आएगी और यहाँ पे स्लो हो जाती है। तो निचले एरिया में क्या होती है? बहुत धीमी हो जाती है। इसका प्रमुख कारण पहाड़ी ढलान है। ये नदियाँ ऊंची ढलान पर तेज़ी से बहती हुई पत्थरों को काटती छाँटती हुई मैदान में आ जाती हैं। मार्ग में ये गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। मैदानों में आते ही नदी का बहाव धीमा हो जाता है और ये पहाड़ों में क्या करती है? घाटियों का निर्माण करती हैं, जैसे कि ऐसे वी शेप बन जाता है, यू शेप बन जाता है, क्योंकि पहाड़ों की अपेक्षा मैदान समतल है। और पहाड़ों की अपेक्षा मैदान क्या होता है? समतल होता है, जिसकी वजह से ये आके वहाँ पे धीमी हो जाती हैं, इनकी बहाव कम हो जाती है। चित्र में देख रहे हो ये गंगा का मैदान है, गंगा नदी है, कभी इधर कभी इधर ये कटाव करती रहती है, इधर से घूमती घूमती लहराती हुई आ रही है। होते हैं मैदानों में नदियों के अपने साथ लाई गई मिट्टी व रेत को किनारे पर जमा करने लगती है और अपने साथ जो भी कुछ लाती है उसको किनारे पे जमा कर देती है। इससे नदी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस तरह जमा हुई मिट्टी में पेड़ों के सड़ने गलने पत्ते भी सड़े गले पत्ते भी मिल जाते हैं। इससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। अब क्या आप समझ सकते हैं कि अधिकतर खेती नदियों के किनारे या आसपास क्यों होती है? मैदानी भाग से होते हुए नदियाँ धीरे धीरे सागर या झील में जाती हैं। अब मैदानी भाग से क्या करती हैं? धीरे धीरे सागर या झील की तरफ चली जाती हैं और समुद्र में जाके समा जाती हैं, नदियाँ वहीं ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार नदी पर्वतों पहाड़ों से होती हुई सागर या झील में समा जाती हैं। यह सफ़र बहुत ही लंबा होता है। इस सफ़र में नदी कई गांवों, शहरों, देशों को भी पार करती है, जैसे सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान को। मैदान क्या होता है? समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। मैदान का निर्माण कह रहे कि अब अगली हेडिंग हमारी जो है मैदान का निर्माण। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मैदानों का निर्माण होता है। जैसे नदियाँ अभी हमने पढ़ा ना कि वो पत्थरों से टकराती हुई, पत्थरों को तोड़ती हुई, उनको काटती हुई आती बहती है, तो वही जो उनकी रेत होती है, पत्थर होते हैं, तोड़ते फोड़ते जो रेत लाती है और सारी मिट्टियाँ बहा के लाती है, तो लाके वो प्लेन एरिया में क्या करती है? किनारे पे छोड़ देती है, जिससे क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। जो मट्टियाँ जमती जाती है तो मैदान का निर्माण होता जाता है। क्या तुम उस मैदान का नाम बता सकते हो जिस पर दिल्ली स्थित है? दिल्ली जिस मैदान में स्थित है उसका नाम क्या है? ये उत्तर के मैदान है, उत्तर भारत में स्थित उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल व बिहार राज्य तक फैला हुआ है। ये उत्तर का मैदान है, ठीक है ना? दिल्ली से लेके कहाँ? बिहार तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये फैला हुआ है। यह मैदान समतल है,
और सिंधु गंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण उपजाऊ भी है। जो अपने साथ बहा के जो मिट्टी लाती है ना, वो बहुत उपजाऊ होती है, मिट्टी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ पाए होती हैं। इसमें अगर खेती करते हैं तो अच्छी खेती होती है। और यही जो नदियाँ जो बहा के लाती हैं रेत मिट्टी, इसी से क्या हुआ, मैदान का निर्माण होता है। मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। मैदान मानव के लिए क्या है, सबसे अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि वो प्लेन एरिया होता है, पहाड़ों पे नहीं ज़्यादा रह पाते ना, तो पहाड़ों पर जनसंख्या कम रहती है इसी वजह से। और प्लेन एरिया में क्या है, ज़्यादा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लेके बिहार तक क्या है, बहुत ज़्यादा लोग बसे होते हैं। क्योंकि मकानों के बनाने के लिए और खेती के लिए यह समतल व उपजाऊ भूमि होती है। जैसा कि खेती करने के लिए भी अच्छी ठीक है ना, समतल उपजाऊ होती है, और खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि जरूरी है जहाँ पे अच्छी फसल हो सके। इसीलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। नदियों के किनारे कई बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना व कोलकाता, और यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा बसे हुए हैं। कानपुर वगैरह ये सब क्या है, गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। इलाहाबाद, बनारस, पटना, कोलकाता, ठीक है ना, ये सारे कहाँ हैं, गंगा नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, दिल्ली और आगरा। कुछ करने को यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखा है। नदियों के दिए गए मानचित्र में अपनी विषय अध्यापक अध्यापिका की मदद से नदियों को ढूंढें और उनके मार्गों को पहचानिए। कह रहे नदियाँ ढूंढें नदियों के मानचित्र में, और उनको वो कहाँ कहाँ से होते हुए किस राज्यों से जाती है उनको पहचानें। दक्षिण भारत में भी कई प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। अब ये जो गंगा और ये सब नदियाँ हैं, ये सब जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, महानदियाँ वगैरह, तो ये क्या करती हैं कि अपने जो जब नदी है अपने मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आखिरी में जाकर वहाँ पे मिट्टी ले जाकर वहाँ छोड़ देती है, तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। नर्मदा और तापी पश्चिमी तट पर अरब सागर में गिरती हैं। जो पश्चिम का तट है, इधर अरब सागर कहाँ है, इधर पश्चिम साइड में है, तो उधर जाके ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। इनके किनारे भी बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। इसके भी किनारे बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गोदावरी नदी के किनारे नासिक। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, नासिक शहर बसा हुआ है। नदियों का महत्व, अब आगे हम देखेंगे नदियों का महत्व। नदियों का महत्व, नदियाँ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सभी नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहा कर लाती हैं। यहाँ खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। कह रहे कि जो हर साल जब बाढ़ आती है, पानी बढ़ता है, तो वो नई नई मिट्टी बहा बहा के लाती है, और बहाई हुई वो मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। नदियों में पानी से पन बिजली, जल विद्युत मतलब जो बनती है, बनाई जाती है, और इसके पानी से सिंचाई के द्वारा खेती करने में मदद मिलती है। नदियों के महत्व को और अधिक समझने के लिए आए हम उत्तरी मैदान में बसे पंजाब राज्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहे कि नदियों से हमें क्या क्या फ़ायदा है, इसको ज़्यादा अगर हमें जानना है, लाइट तो बनती है, खेत की सिंचाई होती है, ठीक है, और इससे ज़्यादा जानेंगे तो हम किसके बारे में जानना पड़ेगा, हमें पंजाब के बारे में। पंजाब शब्द पन और आब, ठीक है, तो इससे मिलके बना है ये पंजाब। यहाँ दिया हुआ पंच और आब, ठीक है ना, तो ये हो गया पंजाब से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पांच, आब का अर्थ होता है पानी, तो ये पांच पानियों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए कहते हैं इसे पंजाब। और पांच पानी कौन कौन से हैं, तो पांच नदियां हैं। पांच नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाले क्षेत्र पंजाब हैं, ठीक। पांच नदियां जो मिट्टी बहा बहा के लाई थी, उससे क्या बना, पंजाब बना। ये पांच नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इन पांच नदियों का जो मलबा वगैरह बहा के आया था, तो पंजाब बसा हुआ है।
इसीलिए वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक, वहाँ अच्छी अच्छी खेती होती है, सारी चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा होती हैं। वहाँ एक साल में 3 बार खेती होती है, बाकी और भी चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पे खेती कर सकते हैं। पंजाब राज्य अपनी फसलों, दुग्ध उत्पादकों व अच्छे खाने के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे खूब दूध दही घी खाया जाता है, जैसा कि लस्सी वस्सी देखते ही हो, हर सीज़न में वहाँ मिलती है। दूध दही खूब खाते हैं, साग सरसों का ये भी खाया जाता है, और मक्के की रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा खाने के लिए पंजाबी लोग ज़्यादा फेमस होते हैं। यहाँ के लोगों के भोजन में दूध घी मक्खन लस्सी पनीर का अधिक उपयोग होता है। यहाँ हर साल इतना अधिक अनाज होता है कि देश भर में व्यापारी यहाँ अनाज लेने आते हैं। कह रहा है कि यहाँ इतना ज़्यादा अनाज होता है कि ये अनाज बेच देते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या दिया है। पंजाब का अर्थ 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र। ठीक है ना, 5 नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई गई थी उसी को हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, जो हमने पहले भी समझ लिया है। आगे चलते हैं वापिस। पंजाब राज्य में इतनी अच्छी खेती होने के कई कारण हैं। क्या है, यहाँ समतल मैदानी क्षेत्र है, नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, सिंचाई की अच्छी सुविधा है, नदी से नहरें तथा भूमिगत जल निकालकर सिंचाई की जाती है। नदियों से नहर बनाकर सिंचाई की जाती है, और भूमिगत जल मतलब ट्यूबवेल वगैरह से भी यहाँ पे सिंचाई होती है। सतलुज नदी पर बहुत बड़ा भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना हुआ है? सतलुज नदी पर। कई बार क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ बना हुआ है, या सतलुज नदी पर वो कौन सा बांध बना हुआ है। बांध पर बिजली बनाई जाती है, जो विद्युत तारों द्वारा गांव गांव तक पहुंचाई जाती है। वहाँ क्या होता है, लाइट बनाई जाती है भाखड़ा नांगल डैम पे, और ये खंभों के जो तार होते हैं, खंभों पे तार बने हो तो उनके ज़रिए ये गांव गांव में पहुंचाई जाती है। यहाँ यह बांध बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है, ये पानी को रोक लेता है, जिससे बाढ़ कम आती है। नदी में पानी को रोक कर नहरों द्वारा पानी को गांव और शहरों तक पहुंचाया जाता है। नदी में पानी रोक के प्रेशर उसको बढ़ा लेते हैं, और फिर वो नहरों द्वारा शहरों तक पहुंचाया जाता है। यह पानी सिंचाई व पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छी सिंचाई के कारण ही पंजाब में एक साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं। पंजाब में 3 फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए यहाँ खेती पर पूरे साल काम होता है और खेत लहलहाते नज़र आते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से गेहूं की खेती होती है। पंजाब में क्या है, 3 बार फसलें बोई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? गेहूं। देश में नए किस्म के बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इन्हें तेजी से अपनाया। हरित क्रांति जब शुरू हुई थी, जो हरित क्रांति आई थी, तो फसलों को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जाए, तो पंजाब वाले लोग ही जो थे सबसे ज़्यादा आगे बढ़े, और नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इच्छा जगाई और आगे खेती भी बढ़ बढ़ के की। तो इसीलिए वहाँ पे खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इससे फसलों के उत्पादन में दुगनी तिगुनी वृद्धि हुई, लेकिन आधुनिक तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेती में नुकसान भी होता है। ज़्यादा मतलब तेज़ी से वो करने की वजह से पोषक तत्व उसमें कम मिलते हैं, बीमारियां हैं, केमिकल हैं, यूरियाज़ वगैरह ज़्यादा डाल के खाद डाल के जो केमिकल खादें डाली जाती हैं, तो वही फिर फसल में जाती है, उसी से जो इंसानों के शरीर में भी वो जाती है। बहुत अधिक उर्वरक देने के कारण मिट्टी खराब हो जाती है। कहीं कहीं मिट्टी में नमक जम जाता है और कहीं कहीं दलदल बन जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में ज़मीन अनउपजाऊ मतलब कि बंजर होती जा रही है। किसके कारण? ज़्यादा खाद देने के कारण। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ के थोड़ा सा कल्चर के बारे में दे रखा है। देखो, लुंगी व कुर्ता पहनकर यहाँ के जो लोग हैं लुंगी व कुर्ता पहनते हैं। सिर पर रंगीन पगड़ी बांधकर पुरुष जिस
नृत्य को करते हैं उसे भंगड़ा कहते हैं। वह लड़कियों द्वारा किए गए नृत्य को गिद्दा कहते हैं। गिद्दा लड़कियां करती हैं और पुरुष भंगड़ा करते हैं। वहाँ के पंजाबी लोग जो हैं वो भंगड़ा करते हैं लड़के लोग, और जो लड़कियां होती है वो गिद्दा करती हैं। पंजाब के लोग लोहड़ी, बैसाखी व गुरु पर्व प्रमुख रूप से मनाते हैं। ये इनके यहाँ त्यौहार हैं। हर त्यौहार पर ढोल की ताल के साथ भंगड़ा व गिद्दा जरूर किया जाता है। हर त्यौहार को पंजाब के लोग पूरे हर्षोल्लास व जोश से मनाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। यहाँ सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो सोने का बना हुआ है। ठीक है, ये पंजाबियों का बहुत ज़्यादा फेमस और प्रमुख स्थान है, तीर्थ स्थल है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमने पंजाब के बारे में भी जान लिया थोड़ा सा, और वहाँ पे जो है कि नदियों के बारे में जाना। ठीक, नदियाँ कहाँ से आती हैं, कौन सी सदा नीरा होती हैं, कौन सी महीने में बहती हैं, ये सारी जानकारी हमें इस चैप्टर से मिली है। फिर आगे है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है थार। थार भारत का मरुस्थल है। ठीक है ना, ये थार भारत का मरुस्थल है। तो 5वें चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।